अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, जो कि अब आखिरी मराहिल में है। 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड 17, 12, 11 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। चौथी टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी ये आज शाम तक पता लग जाएगा। अभी मैच स्टार्ट हो चुका है बिटवीन हैदराबाद किंग्समैन एंड रावलपिंडी विंडीज़। और इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि अगर हैदराबाद किंग्समैन को क्वालिफाई करना है तो उसको आज का मैच जीतना होगा भारी मार्जिन से, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन का रन रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर हैदराबाद किंग्समैन 180 रन का टारगेट देते हैं तो रावलपिंडी विंडीज़ को कम से कम 96 के स्कोर पर आउट करना होगा या उससे भी कम पर। तो क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा शाम में। लेकिन कराची किंग्स चूँकि बाहर हो चुका, जिस तरह से कल लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दी, 199 का टारगेट चेज़ किया 19.4 ओवर्स में। ज़बरदस्त बैटिंग की सिकंदर रज़ा और डैनियल सैम्स ने, जिन्होंने गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मोइन अली और खुशदिल शाह ने बैटिंग की थी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। समझे कि सिनेरियो पूरा रिपीट हुआ था। पेशावर ज़ल्मी कल काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ऑफ कलर दिखाई दी। अगर मैं बॉलिंग के हवाले से बात करूं, अली रज़ा जो कि जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और तारीफ़ों के पुल बांधे आ रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि कल अली रज़ा ने 150 की रफ्तार से बॉलिंग की। लेकिन सवाल ये कि 150 की रफ्तार से तो बॉलिंग आपने कर दी, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया? बात होती इम्पैक्ट की। मैं अगर कंपेयर करूं शोएब अख्तर से, अगर मैं कंपेयर करूं तो शोएब अख्तर अगर 145 प्लस या 150 के रफ्तार से बॉलिंग करते थे तो वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग करते थे। वो मिडिल ऑर्डर अगली टीम का उखाड़ कर फेंक दिया करते थे। ये क्वालिटी थी शोएब अख्तर की। अगर आप 150 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं और उस पर आप विकेटें नहीं ले रहे, ओपोनेंट पर प्रेशर नहीं डाल पा रहे, तो फिर उस 150 की रफ्तार का कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि यार कि चलो 150 की रफ्तार करने वाला बॉलर सामने आया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पेसर्स हैं उनका तो पेस ही बहुत नीचे चला गया है। शाहीन शाह अफरीदी भी 140 से नीचे आ गए हैं। 140 कभी कभार थोड़ा सा ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अमूमन वो पेस उनका जो है वो नीचे चला आता है। कंसिस्टेंटली वो फुल पेस से बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमारे पेसर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन गुड साइन फॉर द फास्ट बॉलर लाइक अली रज़ा। हालांकि पहले भी अली रज़ा इससे कबल भी ये से खेल चुके हैं, लेकिन इस बार अली रज़ा थोड़े बेहतर तौर पर उभर के सामने आए हैं। लेकिन कल अली रज़ा अगर 150 की रफ्तार के साथ कल वो इम्पैक्टफुल बॉलिंग करते और 2-3 विकेटें उखाड़ देते और मैच विनिंग ओवर्स अगर वो करवाते तो बहुत नाम हो जाता अली रज़ा। मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ स्पीड से फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्रिकेट है, बॉलिंग नहीं है कि जी बाबर आजम का कवर ड्राइव, यार क्या कवर ड्राइव है। बात कवर ड्राइव की नहीं है, बात ये कि आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल कितनी है। आप 150 की रफ्तार से बॉलिंग करा लो, आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल कितनी है। सवाल है इम्पैक्ट का आना, इम्पैक्ट पड़ना आपकी परफॉर्मेंस का अगले ओपोनेंट पर। जिस तरह से शोएब अख्तर, वक़ार यूनिस, वसीम अकरम इम्पैक्टफुल बॉलिंग किया करते थे, तो ये इम्पैक्ट अब चाहिए। विकेटें लेनी, विकेटें, प्रेशर डालना है। जिस तरह जसप्रीत बुमराह की मिसालें देते हैं ना, तो जसप्रीत बुमराह भी या तो वो रन रोकता है या फिर विकेटें लेता है, और वो कंसिस्टेंटली ये काम कर रहा है। कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे प्लेयर से, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी तो हमारी क्रिकेट कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। सिंपल एज दैट। तो बहरहाल कराची किंग्स तो बाहर हो गया रन रेट की वजह से, क्योंकि कराची किंग्स का जो मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी से, आपको याद होगा, जो कि PSL का 17वां मैच था, इसमें पेशावर ज़ल्मी ने फर्स्ट बैट किया था और 246 रन बनाए थे 3 विकेटों के साथ। कराची किंग्स की टीम 16.1 ओवर में 87 रन बनाकर आउट हो गई थी। और इसी मैच की वजह से कराची किंग्स का रन रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, और यही मैच
आखिरी वक्त तक कराची किंग्स का पीछा करता रहा। इसी मैच की वजह से कराची किंग्स बाहर हो गया। अगर ये मैच कराची किंग्स अगर कम से कम 200 रन भी बना लेता 246 के जवाब में, तो रन रेट एटलीस्ट मेंटेन रहता, इतना ना गिरता, और इसी वजह से कराची किंग्स कल बाहर हुआ। अगर मैं बात करूं कि हमने क्या हासिल किया PSL से, कितने ओपनर्स हासिल किए और कितने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमने हासिल किए। चले समीर मिन्हास का एक नाम आया, समीर मिन्हास उभरते हुए सामने आए, और ओपनर में अगर देखें शामिल हुसैन, बट दे आर टू यंग, वो भी कच्चे फल है, उनको अभी ना तोड़ना। अगर तोड़ दिया, उन्हें अगर पाकिस्तान टीम में शामिल कर दिया, तो उनका कहीं कैरियर ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। साइम अयूब के साल आपके सामने नो लुक शॉट उनका बड़ा मशहूर हुआ था, और उसके बाद वो फिर भारत टीम में भी आए, परफॉर्मेंसेज भी अच्छी थी। ODI में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन T20s में वो इतने कारामद साबित नहीं हुए, क्योंकि साइम अयूब भी जो है वो इज एन ODI प्लेयर, इज ऑलरेडी T20 स्पेशलिस्ट। लेकिन उनको काफ़ी कोशिश की कि उनको T20 स्पेशलिस्ट बनाने की, लेकिन वो T20 स्पेशलिस्ट नहीं बन पाए। इस बार का PSL तो उनका बहुत ही ख़राब गया है। PSL 11 तो उनका बहुत ज़्यादा बदतरीन गया है। 12 करोड़ में उनको ख़रीदा गया हैदराबाद किंग्स में, इनकी फ्रेंचाइज ने, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे ख्याल की आई थिंक 150 भी नहीं मारी साइम अयूब ने। बॉलिंग साइम अयूब कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग की असल रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट असल बैटिंग है, लेकिन उनकी बैटिंग बॉलिंग की वजह से कहीं खो गई है। तो ये एक वजह सामने है कि जो हमारे के सिलेक्टर से उनको ये आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले कि हु इज़ द T20 स्पेशलिस्ट एंड हु इज़ द ODI स्पेशलिस्ट। वाइड बॉल फॉर्मेट में भी आपको ये अब प्लेयर्स ढूंढने होंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे यहाँ खेल रहे होते जो कि T20 स्पेशलिस्ट होते ही नहीं है। T20 स्पेशलिस्ट दरअसल गेम चेंजर होता है, गेम चेंजर। जिस तरह खुशदिल शाह ने गेम चेंज किया, 44 रन बनाए 14 गेंदों पर, जिस तरह से उस्मान खान ने गेम चेंज किया था 44 बॉल में 100 रन बना के। फिर इस तरह वो हसन खान जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, उसने 6 गेंदों में 24 रन बनाकर फिनिश किया था। ये गेम चेंजिंग इनिंग्स होती है। कल सिकंदर रजानी की बैटिंग, तो ये गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए होगी। T20 फॉर्मेट में आपको 250-300 के स्ट्राइक रेट से अगर आपने बैटिंग कर ली, अगर आपने लेट सपोज 40 रन बना लिए 15-16 गेंदों में, तो ये इम्पैक्टफुल इनिंग्स होगी। इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस T20 में इस तरह की चाहिए होती है। 18 बॉल पे आपने 50 मार दिए टॉप ऑर्डर में आके, इस तरह की परफॉर्मेंसेस चाहिए होती है। मिडिल में सिर्फ जो एंकर प्लेयर होता है वो एक आध ही प्लेयर रिक्वायर्ड होता है, जो कि इनिंग्स को थोड़ा बिल्डअप करे। ये नहीं कि बिल्कुल टुक टुक शुरू कर दे, इनिंग्स को थोड़ा बिल्डअप करके फिर वो भी एक्सीलरेट करना उसको आता हो, उसका अटैक भी मजबूत हो और डिफेंस भी। तो T20 फॉर्मेट में आपको T20 स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, और ये आइडेंटिफाई करना होगा। साइम अयूब को अपनी खेल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, बिल्कुल खुसूस बैटिंग पर। मैं अगर बात करूँ कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की आपने फाइंड आउट किया, क्योंकि पाकिस्तान का जो असल प्रॉब्लम है वो आ रहा है मिडिल ऑर्डर में। आपके पास कोई ढंग का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, हालांकि हैं वो आप देख ही नहीं आ रहे, वो अलहदा बात है। PSL में अगर आप देख लें तो हसन नवाज का नाम सामने आया है। ऑब्वियसली हसन नवाज तो पहले भी टीम में रहे, फिर उनको बाहर कर दिया गया। उनको आप खिलाते रहते हैं। मैंने तो अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप प्लेयर आपका इंटरनेशनल मटीरियल है कि नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है तो फिर उसको खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या वो फ्रेंचाइज का प्लेयर है या इंटरनेशनल मटीरियल है? उसके लिए इन तमाम खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होगी, टेस्ट A के मैचेस खेलने होंगे, वहाँ पर वसी तजुर्बा हासिल करना होगा। यहाँ पर PCB को काम करना है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट से ही निखार आता है। ये बात समझनी होगी PCB के हुक्काम को, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अबूर हासिल नहीं करेंगे, आप एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं उनको ये चीज़ें देखनी होंगी। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में जैसे कि एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आया है, फरहान यूसुफ एक अच्छा प्लेयर है। फरहान यूसुफ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, उसको मज़ीद फर्स्ट क्लास के मैचेस दिए जाएँ, उसको वहाँ जाकर ग्रुप में किया जाए। कल के मैच में जो है बड़ा अफसोस हुआ कि जब फरहान यूसुफ को भेजना था तो उन्होंने
माइकल ब्रेसल को भेज दिया, फरहान यूसुफ का वहाँ भेजना बनता था। इफ्तिखार अहमद जो कि प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन उससे मिडिल ऑर्डर पोजीशन पर काम ही नहीं लिया गया, उससे मिडिल ऑर्डर पोजीशन पर काम ही नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ा अलमिया है। जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है उससे आप मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका ही नहीं दे रहे, तो वो कैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन पाएगा। इफ्तिखार को आपने ज़ाया कर दिया, फरहान यूसुफ के साथ भी आपने PSL में ऑलमोस्ट यही किया है। तो आपको मिडिल ऑर्डर का जो बैट्समैन है उसको मिडिल ऑर्डर की पोजीशन पर ले जाकर खिलाना होगा, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो, वरना फिर आप ना खिलाएं उसको, वरना फिर आप उसको बैटिंग ही ना करवाएं। अगर आप बैटिंग करवा रहे हैं तो उसको फिर उसकी पोजीशन पर तो खिलाएं, ताकि पता तो लगे यार कि वो मिडिल ऑर्डर में कैसे खेल रहा है। हाँ, उसका अटैक और डिफेंस दोनों का मजबूत होना ज़रूरी है। तो जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है उससे मिडिल ऑर्डर पर खिलाएं, जो ओपनर है उससे ओपनिंग पोजीशन पर खिलाएं, जो छठे सातवें नंबर का बैट्समैन है उससे वो उसी पोजीशन पर ही आगे पीछे करके खिलाएं। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये कि ओपनर मिडिल ऑर्डर पे, मिडिल ऑर्डर ओपनिंग पोजीशन पे, और या मिडिल ऑर्डर सातवें नंबर पर आके खेल एज अ स्लॉगर के तौर पे खेल रहा है। ये तो हमारे यहाँ का अलमिया है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? सिलेक्टर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, जो टीम मैनेजमेंट वहाँ पर बैठी हुई है। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने जो है वो आइडेंटिफाई कर तो लिए, लेकिन उनको उस पोजीशन पर भी प्रॉपर तरीके से खिलाना होगा। क्या हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फाइंड आउट कर पाएँ या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनीवेज, पाकिस्तान क्रिकेट अब कहाँ स्टैंड करती है, अगर मैं बात करूँ फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो भले आप कोई भी आके जिता जाए, लेकिन सारी बात इंटरनेशनल क्रिकेट की होती है। फिर वहाँ नहीं करेंगे डिलीवर तो फिर इस फ्रेंचाइज क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं। आपने सीखा क्या इस फ्रेंचाइज क्रिकेट से, ये मैटर अब करेगा। आइंदा आने वाले जो इंटरनेशनल सीरीज़ आ रही है उनमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज़ है और आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप 2027 का 50 ओवर फॉर्मेट है। सो लेट्स सी, जो कि हमें मिडिल ऑर्डर पोजीशन में जो हमें बैट्समैन रिक्वायर्ड थे, जो हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। फरहान यूसुफ एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, नंबर 1। इफ्तिखार अहमद है, लेकिन उसको सही पोजीशन पर खिलाया जाए, वो बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। इवन सऊद शकील भी मिडिल ऑर्डर का बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, तो खैर लॉगर फॉर्मेट में, लेकिन T20 फॉर्मेट में मैं समझता हूँ फरहान यूसुफ, इरफान खान नियाजी, हसन नवाज, ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के वाले से मुझे अफसोस के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदर अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ाया किया है। हैदर अली प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, वहाँ पे उसको बनाना था, डेवलप करना था, लेकिन शादाब खान की चौधराहट यहाँ पे आड़े आ गई। इस तरह से तो आप अपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को ज़ाया कर रहे हैं, फिर रोते जी के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमें कोई मिल ही नहीं रहा। बॉलिंग में अगर बात करें तो फास्ट बॉलिंग यूनिट इतना मुझे प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट अली रज़ा की मैं अगर बात करूँ, अली रज़ा ही है जो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट सामने आया है, लेकिन उसको भी काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। उसको कम से कम इंटेलिजेंट बॉलिंग करना होगी। पेस के साथ अली रज़ा को अपनी जहानत के साथ भी गेंदबाजी करनी है, कहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करना है, उसको थोड़ा चेंज ऑफ पेस पर काम करना होगा। क्योंकि T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बैट्समैन अगर वो आपका पेस पकड़ ले 140 to 150 के दरमियान का, अगर वो पेस पकड़ ले तो फिर वो धो देता है बॉलर। तो आपने अपनी लाइन और लेंथ के साथ साथ अपने चेंज ऑफ पेस पर भी काम करना है, क्योंकि अली रज़ा जो है वो यॉर्कर्स बहुत अच्छी मारता है, लाइक वकार यूनिवर्सिटी है, शोएब अख्तर की अगर बात करें तो यही वजह थी कि वो गेम चेंजर्स कहलाते थे, कि वो रिवर्स जब बॉल होता था तो वो मिडिल स्टंप पे टो क्रशिंग यॉर्कर्स मारते थे शोएब अख्तर के वकार यूनिवर्सिटी, ताकि वो गेम चेंजर्स कहलाए और मैच का वो पासा ही पलट दिया करते थे। तो ये एबिलिटी अब अली रज़ा को लानी होगी और उसके लिए अली रज़ा को फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे तवज्जो देनी होगी। तो बहरहाल आप लोगों की हवाले से क्या रहा है, हो सकता है कि बहुत से पॉइंट्स मेरे ध्यान से भी निकल गया, लेकिन पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनको सबसे पहले अपनी फिटनेस पर काम करना होगा। फील्डिंग में इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, फील्डिंग के हवाले से हम लोग बहुत पीछे, और फील्डिंग बड़ा अहम रोल अदा करती है, चाहे वो T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट।
एथलेटिज्म लाना होगा अपनी फील्डिंग में। फील्डिंग बहुत बेहतर करनी होगी, फील्डिंग पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। स्पिनर्स पे अगर मैं बात करूँ तो स्पिनर्स हमारे पास काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। फैसल अकरम है, सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम ने तो पहले भी लोहा मनवाया है, इस बार भी PSL में सुफियान मुकीम ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, टॉप 5 में वो शामिल है। तो स्पिनर्स हमारे पास हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्पिनर्स हमारा काफ़ी हमारे पास की खेप अच्छी खेप मौजूद है, लेकिन फास्ट बॉलिंग यूनिट थोड़ा ज़रा मुझे वीक लग रहा है। उस पर हमारे जो कोचेज हैं उनको फास्ट बॉलिंग पर काम करना होगा, उनकी फिटनेस होगी, क्योंकि इसमें सारा दारोमदार फिटनेस का होता है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक है तो ही आप आगे कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन अगर आपकी फिटनेस नहीं है, जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी जब वो इंजरी के बाद आए तो वो शाहिन शाह अफरीदी नहीं रहे जो वो कहराया करते थे। वही बात है, शाहिन शाह अफरीदी इस बार भी जो है वो डेथ ओवर्स में नाकाम रहे, हारिस राउफ भी डेथ ओवर्स में नाकाम रहे, वहीं पे खड़े हुए बीच के। अगर मैं देखूँ 2021-22 से जो उनका प्रॉब्लम चला रहा है वो वहीं पर है, वो वहाँ से अब तक बाहर नहीं आ पाए। ये एक अलमी है, वजह उसकी फिजिकल फिटनेस भी है, चाहे माने या ना माने। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, टीम की राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने।